आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। कल हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन में एक सिंगल कॉयल होती थी, सिंगल कॉयल में ही बैटरी अटैच थी और स्विच अटैच था। जब आप स्विच ऑन करते हो तो बैटरी से करंट फ्लो होता है, बैटरी करंट सप्लाई करती है कॉयल को, तो उस कॉयल में करंट पैदा होता था, मैग्नेटिक फील्ड आती थी, मैग्नेटिक फ्लक्स आती थी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उसी कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होती थी। फिर ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट आता था। फिर वो जो इंड्यूस्ड करंट था वो चेंजिंग करंट को, जो कि कॉयल में पहले से फ्लो हो रहा है, उस चेंजिंग करंट को अपोज करता था। मीन्स वो जो इंड्यूस्ड करंट था उसकी वजह से उस कॉयल में कभी भी मैक्सिमम करंट की वैल्यू नहीं जा सकती और कभी भी करंट ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या था कि उस कॉयल की प्रॉपर्टी है जो कि इंक्रीज या डिक्रीज जो करंट हो रहा है उस सर्किट में उसको अपोज करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से उस सर्किट में ना कभी भी करंट मैक्सिमम हो सकता है और ना कभी भी मिनिमम हो सकता है। अगर करंट बढ़ेगा तब भी इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करेगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तब भी वो इंड्यूस्ड करंट उस चीज़ को अपोज करेगा। अब पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन है द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग EMF in secondary coil due to changing current in primary coil is called mutual induction। अब इस केस में आपके पास दो कॉइल्स होंगी, एक है प्राइमरी कॉइल, दूसरी है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में बैटरी अटैच है, स्विच अटैच है, और सेकेंडरी कॉइल में सिंपल जस्ट एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो अब आपका क्या काम है इसमें कि सेकेंडरी कॉइल में करंट लेके आना ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। अब सिर्फ प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा और आपको सेकेंडरी कॉइल में करंट लेके आना है। तो यही म्यूचुअल इंडक्शन यही है। हम क्या करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। किसकी वजह से, ड्यू टू चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करवा कर। तो देखते हैं कैसे है। जैसे कि जब आप प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन कर दोगे यहाँ पे, तो बैटरी करंट सप्लाई करेगी, तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसकी वजह से प्राइमरी कॉइल के आसपास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक ऑब्वियसली यहाँ सेकेंडरी कॉइल पे भी पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेज, जिसकी वजह से अब सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आएगी। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आएगी तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हो गया है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सारी प्रोसेस को, डेट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मतलब एक कॉइल में करंट पैदा हो रहा है और उसकी वजह से साथ वाली कॉइल में भी करंट पैदा होगा विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। लिखते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे सेल्फ इंडक्शन में किया था वैसे ही है ये भी। इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे एक बात कह रही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल की में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कब इंक्रीज होगी, जब ऑब्वियसली जब प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि वही है कि उसका लिंक सेकेंडरी कॉइल के साथ है। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी। देन अब प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आप एक कांस्टेंट लगाओगे, वो कांस्टेंट होगा m।
ठीक है जी। ये m क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या कह सकते हो जस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस। कांस्टेंट के दो नाम हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देन यू हैव, अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। कैसे लिख सकते हो, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू, जो करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर हो जाए, देन आपको m की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से आपके पास डेफिनेशन मिल जाएगी m की, क्या होगी, मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन is defined as magnetic flux linked with the secondary coil due to flow of unit current in the primary coil। ठीक है जी, जब यूनिट करंट फ्लो होगा प्राइमरी कॉइल से तो म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है वो किसके बराबर होती है, इज जस्ट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। देन अप्लाई फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब फैराडे लॉ क्या कहता है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होती है। अब यहाँ पे EMF किस में पैदा हुई, सेकेंडरी कॉइल में पैदा करवाई है, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगेन फिर से आपके पास EMF फिर बराबर आ जाएगी। अब phi f मैग्नेटिक फ्लक्स अभी निकाली, ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल अभी निकाली, ऊपर देखिए m इंटू आई पी के बराबर है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। देन तो ये जिसकी वजह से आपके पास माइनस डी बाई डी टी इंटू एम आई पी हो जाएगा। ये m यहाँ पे कांस्टेंट है, माइनस m बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा डी आई पी अपॉन डी टी, डी आई पी अपॉन डी टी। देन यू विल हैव, अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, m यहाँ पे किसके बराबर आएगा, फिर m विल बी माइनस ES अपॉन माइनस डी आई पी अपॉन डी टी। यहाँ से फिर से डेफिनेशन आएगी एक म्यूचुअल इंडक्शन की फिर से, तो ये किसके बराबर होगी, इस अगर आप माइनस डी आई पी अपॉन डी टी 1 कर दो तो म्यूचुअल इंडक्शन जस्ट बराबर आ जाएगी EMF अक्रॉस EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, तो यहाँ से फिर से डेफिनेशन बन गई आपके पास कि म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। ठीक है जी, दोबारा फिर से, म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज induced current in the induced EMF in the secondary coil due to unit rate of decrease of current in primary coil। जब प्राइमरी कॉइल में डिक्रीज जो हो रहा है करंट वो 1 के बराबर है, तो म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होगी, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, देन यू विल हैव, अब है SI यूनिट्स म्यूचुअल इंडक्शन के, वो होते हैं हेनरी। हेनरी अब किस किस के बराबर हो सकता है, देखिए आप दोनों फॉर्म में यूनिट्स निकालोगे, एक ये फॉर्मूले के बेस पे, दूसरा जो आपने ऊपर सिंपल फार्मूला किया था, पहले सिंपल फार्मूला ये किया था ऊपर, डेट इज फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू m इंटू आई पी पढ़ा था, तो यहाँ से m बराबर आया था फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर, करंट के होते हैं एम्पियर, तो म्यूचुअल इंडक्शन के यहाँ पे यूनिट आगे आते हैं वेबर पर एम्पियर। ठीक है, वेबर पर एम्पियर बराबर होता है हेनरी के। फिर नेक्स्ट, अगर EMF की फॉर्म में लिखने हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो, तो ये होगा
ईएमएफ के होंगे वोल्ट अपॉन डी आई अपॉन डी टी, दैट इज करंट अपॉन टाइम के होते हैं एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ से यूनिट मिल गई आपको वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकेंड। ये चीज़ भी किसके बराबर होती है, हेनरी के। ठीक है, तो आपको दो तरह से ये यूनिट्स मिल गए। देन यू विल हैव, तो यहाँ पे एक 1 हेनरी की डेफिनेशन बन सकती है। 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ डिफाइंड एज इफ 1 volt EMF is induced in the coil due to 1 ampere per second decrease of current in neighboring coil। जब नेबरिंग कॉयल में, साथ वाली कॉयल मतलब साथ वाली कॉयल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट क्या हो, डिक्रीज हो या चेंज हो, तो क्या होगा, 1 वोल्ट की ईएमएफ एक कॉयल में इंड्यूस्ड होगी। ये है 1 हेनरी की डेफिनेशन। देन यू विल हैव, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस जस्ट मतलब क्या है, एम की वैल्यू निकालनी है किसके केस में, ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये टॉपिक है पूरा, डेरिवेशन होगी इसमें। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स की, और वो दोनों सोलिनॉइड्स इक्वल लेंथ के हैं। कंसिडर कीजिए आपके पास एक सोलिनॉइड है दिस वन, और दूसरा सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड का नाम है S1 ले लीजिए। तो एक दूसरा सोलिनॉइड जो है S2 जो है वो इसके ऊपर ऐसे वाउंड है, ये S2 है। ठीक है जी, ऊपर वाला S1 है। देन यू विल हैव, ये दोनों सोलिनॉइड्स हैं। एक्चुअली जो S2 है वो है completely, S2 completely surrounds S1। जो S2 सोलिनॉइड ने S1 को पूरी तरह से सराउंड कर रखा है। ठीक है जी, दोनों सोलिनॉइड्स की लेंथ सेम है, क्योंकि टॉपिक में लिखा है इक्वल लेंथ कंसीडर करनी है, लेंथ ऑफ बोथ सोलिनॉइड्स। देन A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों सोलिनॉइड्स का सेम है ये भी, ऑफ बोथ सोलिनॉइड्स। अब N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स S1 के। इसी तरह N2 होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S2 के। देन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताया था कल, N लेट से N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके S1 के। इसी तरह N2 होगा, स्मॉल N2 होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड S2 के। अब यहाँ पे आप इसका बेसिक इसमें टॉपिक में करना क्या है, इसमें अब एक सोलिनॉइड में करंट फ्लो करवाएंगे हम, और दूसरे सोलिनॉइड में अपने आप करंट आएगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी ड्यू टू देन यू विल हैव S1 में देखिए, S1 में आपको आपने करंट फ्लो करवाया I1, दिस वन I1 क्या है, करंट फ्लो होगा S1 में। देखिए I1 क्या है, करंट फ्लोइंग इन S1, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑब्वियसली, ये S1 है। अगर S1 में करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी S1 में अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1
इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि जब भी सोलेनॉइड में करंट पैदा होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट फ्लोइंग। यहाँ पे n1 कंसिडर किया था, I1 कंसिडर किया था S1 के केस में, और B1 है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1। ठीक है जी, तो इस चीज़ को अब लिख लो। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में लिखना है, n1 क्या था एक्चुअली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो n1 आ गया कैपिटल N1 अपॉन L इंटू I1। ठीक है जी, अब इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल, अब क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है S1 में, तो इसकी वजह से क्या होगा, S2 में क्या आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी। ठीक है, लिखेंगे हम ड्यू टू करंट I1 इन S1 देयर विल बी फ्लक्स इन सोलेनॉइड S2। ठीक है जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट S2 पे पड़ेगा। तो अब S2 के हम पहले एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे। लेट्स से स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, अभी सिंगल टर्न की बात करेंगे S2 की, सिंगल टर्न ऑफ S2। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न ऑफ S2 विल बी d phi 2 लिखेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके लिए निकाल रहे हैं, S2 के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है S2 में, वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ S1, दैट्स वाई B1 लिखा इंटू ए। एरिया तो दोनों का सेम है, तो d phi 2 बराबर आ जाएगा, ये B1 की वैल्यू यहाँ से यूज़ कीजिए, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू ए। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई, अभी सिर्फ सिंगल टर्न के लिए आई है S2 सोलेनॉइड के। अभी हमने पूरी टोटल निकालनी हो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, तो वो होगी phi 2 के बराबर। वो कैसे निकालेंगे, जस्ट जो सिंगल टर्न के लिए आई है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड S2, जो कि कितने हैं, N2 इंटू d phi 2। ठीक है जी, तो फ्लक्स आ जाएगी S2 सोलेनॉइड की, phi 2 विल बी N2 इंटू d phi 2, N2। अब d phi 2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन L। ये फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगा, phi 2 विल बी म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L I। ठीक है जी, दिस वन, ये आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड S2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, N1 कॉन्स्टेंट है, N2 कॉन्स्टेंट है, A कॉन्स्टेंट है, L भी कॉन्स्टेंट है, बट I वेरिएबल है। तो आप लिख सकते हो phi 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू M इंटू I1। ठीक है जी, अब यहाँ पे M मैंने कॉन्स्टेंट क्या लगाया है, M12 लिखा है। M12 एक्चुअली क्या है, जस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है S1 में। ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 का मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है S1 में और फिर EMF इंड्यूस हुई है S2 में, तो इसलिए हम लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ठीक है जी, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था S1 में, बट EMF हमने इंड्यूस किस में करवाई, S2 में, इसीलिए। देन इसी तरह आप लिखोगे M12 विल बी तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा,
यहाँ से M12 की वैल्यू आ गई, क्या है M12, जस्ट म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए अपॉन एल, दिस वन। ये म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट इसी डेरिवेशन का। अब क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, S1 में करंट लिया था, ये S1 था सोलिनॉइड, और दूसरा था S2। अब उल्टा करना है, अब S2 में करंट लेना है और S1 में EMF इंड्यूस होगी। तो देखिए भाई सेम चीज़ रिपीट होगी। अब I2 है, करंट फ्लो हो रहा है सोलिनॉइड S2 में, ठीक है जी। S1 में कोई करंट नहीं है अब, तो अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी किसमें, S2 में, क्योंकि करंट उसमें आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2 होगी B2 के बराबर, वो होगी म्यू नॉट टाइम्स N2 इंटू I2, हमें पता है ये चीज़। N2 को लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में, N2 अपॉन L आ जाएगा। देन यू विल हैव, फ्लक्स निकालेंगे, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब पहले फिर से स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी पड़ेगी इन कॉयल S1 के। S1 का कोई भी सिंगल टर्न ले लेंगे, पहले इसके क्रॉस स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, जो कि बराबर होगी d∅1 के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आएगी, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है S2 में, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी। उस मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक S1 पे पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर बाउंड है, इसीलिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी B2 इंटू ए के बराबर। तो अगेन B2 की वैल्यू अब यहाँ डाल दीजिए, म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू I2 इंटू ए। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है S1 के लिए, तो एक टर्न के लिए हमने निकाल ली है। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद S1 वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1 इंटू ये जो एक टर्न के लिए आई है मैग्नेटिक फ्लक्स d∅1। तो टोटल विल बी ∅1 इज इक्वल टू N1, ये d∅1 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, म्यू नॉट N2 I2 A अपॉन L। तो ये आ गई आपके पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलिनॉइड S1। ये एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A I2 अपॉन L। यहाँ से यहाँ पे फिर से म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, N1 कॉन्स्टेंट है, N2 A L ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस कांस्टेंट को लिखोगे M21 I2। M21 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। क्योंकि अब क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है, किसकी बता रहा है, S2 की। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू S1। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है S2 में, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है S2 में और EMF इंड्यूस हुई S1 में, ठीक है जी। देन अब यहाँ पे आप जब चेक, तो यहाँ पे बेसिकली आपको M21 की वैल्यू मिल गई, ये सारी है जो है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L के बराबर है। अगर आप चेक करो M12 की और M21 की वैल्यू, तो आप देखोगे ये दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। ये है M12 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये भी है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो यहाँ से हम कह सकते हैं M12 M21 के बराबर है, जो कि है M म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये दोनों सेम हैं, तो लेट्स से वो सेम किसके बराबर है, M के बराबर, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। अब इसको अगर आप लिखना चाहो स्मॉल एन की टर्म्स में, वो भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N1 इंटू N2 A अपॉन L, क्योंकि तो ये होगा म्यू नॉट
N1 N2 A L के बराबर। ठीक है जी। देन यू विल हैव, अगर आपने ये जो सोलेनॉइड्स थे, एक था S1 एक था S2, अगर आप इन दोनों सोलेनॉइड्स के बीच में कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो, तब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू आर टाइम्स एम। म्यू आर क्या है, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड्स। तो m विल बी म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट N1 N2 AL। ठीक है जी। तो मतलब ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द बोथ सोलेनॉइड्स। अगर वो ज़्यादा होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, ओके।